बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट बोर्ड पे, फिर नंबर 2 पे हम बात करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सेकेंड बोर्ड पर, या इस टॉपिक को हम रेडियो एक्टिव डिके के नाम से भी जानते हैं। दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का, ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर के अंदर दिया जा सकता है। तो आपने इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और एक टर्म अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में इस्तेमाल होती है उसको बताऊंगा, और उसकी रीज़न भी बताऊंगा कि एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होता है। और उसके बाद अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, कुछ रेडिएशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज हैं। उसके बाद इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल के साथ। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे, इनकी आइडेंटिटी है, फिर इन पर चार्ज को डिस्कस किया जाएगा, स्पीड को डिस्कस किया जाएगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स को कंपेयर करेंगे, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, किसकी कम है। आयोनाइजिंग पावर को कंपेयर किया जाएगा। लास्ट में दो प्रॉपर्टीज, फोटोग्राफिक इफेक्ट और फ्लोरेसेंस इफेक्ट को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बोर्ड नंबर 2 पर जाएंगे और सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे कि होता क्या है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या फिर रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, और उसके 3 टाइप्स अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट पर, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। बच्चों, सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल माने जाते हैं, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं, और इन रेडिएशंस की, इन पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लर कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं, उसको ब्लैकन कर सकते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब आपने पेपर में इसको लिखना कैसे, वो भी साथ साथ आपको सिखाएंगे। सबसे पहले लगा लीजिए हेडिंग रेडियो एक्टिविटी की, फिर साथ में ये डेफिनेशन मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन आर पार्टिकल, पार्टिकल्स की या रेडिएशंस की खुद ब खुद निकलना, खुद ब खुद एमिशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, एक ऐसे न्यूक्लियाई से, एक ऐसे एटम के न्यूक्लियाई से जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। टू अटेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशन या पार्टिकल का जो एमिशन करता है, इस प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिविटी। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो अपनी न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल या कुछ रेस को एमिट करता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। इस प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिविटी, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि वो एलिमेंट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। द एलिमेंट दैट पोजेस सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, इसकी हिस्ट्री पे। बच्चों, फर्स्ट टाइम 1896 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरेल, उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। मतलब वो इस पे काम नहीं कर रहे थे, ना ही वो इसको डिस्कवर करना चाह रहे थे, वो कुछ और काम कर रहे थे। उनके पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल था, उसको काम करते करते उन्होंने एक दराज में रख दिए जहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट्स पड़ी हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ जो फोटोग्राफिक प्लेट्स पड़ी हुई थी वो सारी की सारी ब्लर हो गई, धुंधली हो गई, ठीक है, वो डार्क हो चुकी थी। तो वहाँ से उनको पता चला कि इस मटीरियल में से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकली हैं जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लर कर दिया है, धुंधला कर दिया है। तो ये इस तरह से एक्सीडेंटली हेनरी बैकरेल ने 1896 के अंदर इनको डिस्कवर किया था।
इसके अलावा और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। 2 हस्बैंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। ठीक है, इन दोनों ने इन रेडिएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। ये बेचारे इन्हीं रेडिएशन की जद में आके मर गए थे। ठीक है, और इन्होंने ये मालूम किया कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो रेडिएशंस है ना, ये रेडिएशन जो है वो फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब आप प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर को कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेडिएशंस के ऊपर। जो रेडिएशन न्यूक्लियस से एमिट होके आ रही है ना, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, हाई टेम्परेचर पर भी इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, लो टेम्परेचर पर भी इसको ऑब्जर्व किया, तो ये देखा कि ना तो प्रेशर चेंज करने का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है और ना ही टेम्परेचर चेंज करने का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है। ये काम किया था इन हस्बैंड वाइफ ने, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। इसके अलावा इन्होंने 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया था, जिसमें से एक पोलोनियम है और एक है हमारे पास रेडियम। ठीक है, तो ये भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये 2 हमारे पास ये टीम थी। एक तो हेनरी बैकरेल है जिसने 1906 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, फिर मैरी क्यूरी पेरी क्यूरी ने मिलकर इसके ऊपर काफ़ी काम किया और 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, रेडियम और पोलोनियम। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में कि भाई ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है। Work done by the various scientists revealed that the elements which with atomic number greater than 82 are unstable। अब ये देखा गया कि भाई आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, वो अनस्टेबल होते हैं। ये इन सब ने मिलके एक जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि जो भी आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट मानेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमारे पास एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हम ये जो बात कर रहे हैं, ये जो कंडीशन लगा रहे हैं ना 82 वाली, ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के लिए। अब एक हमारे पास कार्बन 14 जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब एटॉमिक नंबर तो उसका लेस देन 82 है, तो स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि सर ये फिर कैसे हो गया, इसको आप कैसे रेडियो एक्टिव मानेंगे, जबकि हम तो जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होगा, वो रेडिएशन इमिट करेगा जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा। तो वो कंडीशन फॉर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। अब इसके अलावा आप जो छोटे न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है, उनको भी आप रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप उसके ऊपर किसी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, रेस की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी पड़ सकती है। आप आर्टिफिशियली उनको अनस्टेबल बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियली अनस्टेबल है उनकी बात नहीं कर रहे, नेचुरली अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है उसकी, क्यों एक जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है? तो याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर मेन 2 फोर्सेस हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को रिपेल करता है, उसके अंदर जो एक रिपल्सिव फोर्स है जिसको कूलम रिपल्सिव फोर्स कहा जाता है, वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके बावजूद प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ रहते हैं, टिकते हैं वहाँ पर। रीज़न क्या है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो मौजूद है, वो उनको इकट्ठे किए रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन पार्टिकल्स को कंबाइन किए रखती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो उनको दूर करना चाहती है, क्योंकि उसके मुताबिक जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। तो जब तक न्यूक्लियाई छोटा होता है तब तक आपके पास जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट होती है और ये इकट्ठे रहते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, तो अब जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही एटम्स 82 से ऊपर चले जाते हैं, तो अब जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं, कूलम की रिपल्सिव फोर्सेज, वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं, वो हावी होना शुरू हो जाती हैं। तो एटम जो है वो फिर अनस्टेबल, उसका जो न्यूक्लियस है एटम का, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कूलम फोर्स से, लेकिन उसकी रेंज शॉर्ट है, वो शॉर्ट रेंज के अंदर काम करती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा, उसकी रेंज से ऐसा ऐसा बाहर होना शुरू हो जाएगा, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ग्रिप है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगी कूलम रिपल्सिव फोर्स।
क्लियर हुई बात? तो इसलिए याद रखें कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कूलम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी रेंज शॉर्ट है। जो कूलम फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक तो है, मगर उसकी रेंज बहुत वाइड है, वो वाइड रेंज तक एक्ट करती है। इसलिए तो जैसे ही न्यूक्लियाई जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जो कूलम फोर्स है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती है और जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि दो फोर्सेज है मेन, न्यूक्लियर फोर्स और कूलम की रिपल्सिव फोर्स। कूलम की रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन को दूर दूर करती है, पीछे करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो उनको कंबाइन रखती है। जब 82 के करीब इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है, न्यूक्लियस बढ़ता चला जा रहा है, तो जो हमारे पास कूलम की रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती है। अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होना शुरू होगी। क्यों? कि साइज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज की होती है, अब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रेंज से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर होती चली जा रही हैं। तो जैसे ही कूलम फोर्स डोमिनेट होना शुरू हो जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर, वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो याद रहेगा। अब ये जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, ये कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल करने की, और स्टेबल करने के लिए फिर ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस से एमिट करते हैं, इसके अलावा ये गामा रेस को भी न्यूक्लियस से एमिट करते हैं। ये इनके तरीके होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हर बंदा कोशिश करता है कि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसी तरह ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी कोशिश करते हैं कि हम अनस्टेबल से स्टेबल बनने की कोशिश करें या उसकी तरफ मूव करें। ठीक है, तो इसी सिलसिले में ये फिर रेडिएशन का इमिशन करते हैं या फिर अल्फा बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो 3 पार्टिकल लिखे हैं, इनकी जो टाइप्स है रेडिएशंस की, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। ठीक है, अल्फा और बीटा पार्टिकल हैं और गामा रेज हैं। न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स एमिट 3 काइंड ऑफ रेडिएशन बता दिया आपको टू गेट स्टेबिलिटी। ओरिजिनल न्यूक्लियाई जो होता है जिसने रेडिएशन एमिट करनी है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और जब ये रेडिएशंस को एमिट करता है, रेडिएशंस को एमिट करने के बाद ये एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है। तो अब जब एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एक एटम से या दूसरे एटम के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ पर जो नया बनेगा उसको हम जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। ओरिजिनल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियाई। एंड आफ्टर एमिशन, जब इन पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल निकालेगा, बीटा पार्टिकल को निकालेगा, पार्टिकल्स की इमिशन के बाद ये किसी और न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, उसको हम फिर बोल देंगे डॉटर न्यूक्लियाई। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होता है, डॉटर। ये पॉइंट याद रखने आपने। इनिशियली जिस एलिमेंट ने रेडिएशन इमिट करनी है वो पेरेंट है, इमिट करने के बाद वो जिस किसी दूसरे में चेंज हो जाएगा वो आपका डॉटर न्यूक्लियाई है। क्लियर हुई बात? राइट। अब आ जाते हैं जी हम इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है जी इनकी आइडेंटिटी। शनाख्त करो भाई, ये है क्या? ये जो अल्फा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस में से, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल बनता है। अगर हम हीलियम एटम को लें तो हीलियम एटम के अंदर भी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस में क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसलिए अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचा। तो आपके पास जो है वो हीलियम का न्यूक्लियाई आ जाएगा। तो हम कहते हैं, याद रखिएगा ये बात, कि अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्यों? हीलियम के न्यूक्लियाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियाई। ये इसकी शनाख्त है। फिर नंबर 2 पे बात करेंगे जी बीटा पार्टिकल के बारे में। तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिट्रॉन भी होते हैं। 2 तरह के ये पार्टिकल होते हैं, एक को बीटा पॉजिटिव, एक को बीटा नेगेटिव कहते हैं। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो हमारा सेकंड बोर्ड पे लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको डिटेल से ये चीज़ समझाऊंगा। फिर बात कर लेते हैं जी गामा रेज की। गामा रेज हमारे पास रेडिएशंस ही होती हैं, या आप कह सकते हैं जी एनर्जी। एनर्जी कह लीजिए, रेडिएशंस कह लीजिए, ये पार्टिकल नहीं होते। अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, वो पार्टिकल है, और बीटा या तो इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जो कि मैस में भी सेम होता है, चार्ज में भी सेम होता है, बट टाइप ऑफ चार्ज डिफरेंट है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन होता है। ओके जी, तो नंबर 2 पे बात कर लेते हैं जी इनके चार्जेस के ऊपर। तो अब जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियाई है। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब उसका हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है, कितने पार्टिकल हैं जी? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 4 पार्टिकल हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, पीछे क्या बचे? 2 प्रोटॉन। तो हम उसको कहेंगे कि इस पर जो चार्ज है 2e, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो 2 + 2e लिख दें या +2 यूनिट लिख दें तब भी चलेगा। +2 यूनिट चार्ज होता है किसके ऊपर? अल्फा पार्टिकल के ऊपर। फिर बात करेंगे जी बीटा की। अब बीटा को यहाँ पर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस किया है, वैसे आप पॉजिट्रॉन को भी डिस्कस कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो -1 जो चार्ज होता है वो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम ई मान रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो -1e। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को भी ई मानेंगे क्योंकि दोनों पे बराबर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो +e। अब दो आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए +2e लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। इसी वजह से जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर +2e चार्ज है, या +2 यूनिट चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर -1e चार्ज होता है। क्लियर? उसके बाद फिर जो आ जाती हैं गैमा रेज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्पीड। किसकी स्पीड किससे ज़्यादा? अब ये ज़रा थोड़ा सा आपने कंपैरिजन करना है। अगर हम बात करें गैमा रेज की, तो ये रेडिएशन एनर्जी है, ये जो मूव करती है ये विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है। सी स्पीड ऑफ लाइट, आपको उसकी वैल्यू पता होगी, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें इसका बीटा के साथ, तो जो बीटा पार्टिकल होता है वो इसके मुकाबले में स्लो होता है। कितना स्लो होता है? 2/3 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से 2/3 टाइम। इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल है वो उससे भी स्लो है, बहुत स्लो है, क्योंकि ये मैसिव पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल है। ये 1/200 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करें 1/200 से, उतनी स्पीड होती है जी हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल की। तो ये इनकी तीनों की स्पीड में कंपैरिजन आ गया। गैमा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, बीटा जो है वो 2/3 टाइम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और अल्फा पार्टिकल बहुत ही स्लो है क्योंकि बहुत मैसिव पार्टिकल है, तो 1/200 टाइम स्पीड ऑफ लाइट से। रीज़न क्या है? क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है, तो बताएंगे जी अल्फा पार्टिकल जो है वो मैसिव पार्टिकल है, इस वजह से ये स्लो है। जितना उसका मैस ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल स्लो होगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जी क्या इफेक्ट होता है? यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई थी, मैंने उस वक्त एक्सप्लेन नहीं की, अब उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ज़रा, हमारे पास एक ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसमें से रेडिएशन निकल के आ रही हैं। हमने देखा कि जो रेडिएशन है उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की गई, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, या आप यूँ कह लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट बैटरी से हमने कनेक्ट की हुई है, और इनके दरम्यान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। यहाँ से अगर एक बीटा पार्टिकल आता है तो बीटा पार्टिकल यहाँ से पॉजिटिव प्लेट की जानिब डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब आप जानते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, या आप कह लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल है वो इसकी तरफ उसकी बेंडिंग हुई, जो इंडिकेट कर रहा है कि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद फिर देखिए ये एक ब्लैक कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये गैमा रेज है। गैमा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, स्ट्रेट पास करके यहां पर ये गैमा आ गया। फिर बात कर लेते हैं जी अल्फा पार्टिकल की, जो मैंने रेड कलर से शो किया है। अब अल्फा पार्टिकल अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया जाए तो वो बेंड होगा टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, या नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा। तो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से ये नेगेटिव की तरफ बेंड हुआ। बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये रेडिएशन कोई एक टाइप की रेडिएशन नहीं है, या एक टाइप के ये पार्टिकल्स नहीं है, ये 3 किस्म के पार्टिकल है। एक जो स्ट्रेट पास किए वो गैमा रेज कहेंगे उसको, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गए वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज हमें मिल गई, 2 पार्टिकल और एक रेस की। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, अनडिफ्लेक्टेड पास की वो इंडिकेट कर रही है इस चीज़ को। इसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई क्योंकि ये लाइट पार्टिकल है, इसकी डिफ्लेक्शन कम हुई क्योंकि ये मैसिव पार्टिकल है। मैसिव पार्टिकल है, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम होगी, राइट।
तो ये था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा एंड हैव पॉजिटिव चार्ज, जो इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ बेंड हुई है, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ बेंड होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ बेंड होता है। और जो गैमा रेज हैं वो पास अनडिफ्लेक्टेड, वो बिल्कुल सीधा पास किए, कोई डिफ्लेक्शन उन्होंने शो नहीं की। नेक्स्ट पे आ जाता है पेनिट्रेटिंग पावर। अब इन तीनों का ना कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल ये बन सकता है कि इन तीनों में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज में से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक हमने इनिशियली एक रखा पेपर, फिर कुछ वक्फे पे जाके हमने एक एल्युमिनियम का शीट रख दी, उसके बाद फिर आगे लेड की एक जो है वो एक थिक वाल बनाई है हमने। इन तीनों को अलाउ किया कि इसमें से पास करके जाए। अल्फा पार्टिकल जो है वो पेपर में से भी पास नहीं कर सका, इधर ही रुक गया। जो बीटा पार्टिकल है वो पेपर से पास कर गया, उसके बाद एल्यूमिनियम से रुक गया। और जो तीसरा है जी गैमा रेज, गैमा रेज पेपर से भी पास कर गई, एल्यूमिनियम से भी पास कर गई, उनको आके रोका तो एक जो थिक वाल है लेड की उसने रोका। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि सबसे लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा की। यही क्वेश्चन कंसेप्चुअल पेपर में बन के आता है कि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो कैसी होती है और क्यों होती है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि सबसे लोएस्ट पार्टिकल, सबसे लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर अलोंग दिस पार्टिकल एंड रेज, अल्फा, बीटा और गामा में से अल्फा जो है वो सबसे लो पेनिट्रेशन पावर रखता है, एक पेपर से भी पास करके नहीं जा सकता। कंपैरेटिवली बीटा जो पार्टिकल है वो पेपर से पास करके चला गया, वो अल्फा के मुकाबले में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक लाइट पार्टिकल है, ये बहुत मैसिव पार्टिकल है, इसी वजह से ये पेनिट्रेशन पावर इसकी लो है। ये उसके मुकाबले में थोड़ा लाइट पार्टिकल है, इसलिए पास कर गया, इसके मुकाबले में पेनिट्रेशन पावर हाई है। जो नीचे है जी हमारे पास गैमा रेज, ये तो पार्टिकल है ही नहीं, ये तो एनर्जी है जो पास कर रही है, रेडिएशन पास कर रही है, पेपर से भी गुजर गई, एल्यूमिनियम फॉइल से भी गुजर गई, उसके बाद आके जो थिक वाल है लेड की उससे आपने इसको रोका। तो सबसे हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है गैमा की, सबसे लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा की। रीजन क्या है, अल्फा इज अ मैसिव पार्टिकल। फिर उसके बाद बात करते हैं जी आयोनाइजिंग पावर की। आयोनाइजिंग पावर में भी हमने तीनों को कंपेयर करना है कि किसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है, किसकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है। पहले ये समझ लीजिए कि आयोनाइजिंग पावर होती क्या है। बच्चों आयोनाइजिंग लफ्ज निकला आयन से। एटम जो है ना, एटम वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, एक न्यूट्रल पार्टिकल कह लें आप। अब एटम के अंदर प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर तादाद के अंदर होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है। जब कभी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंटर कर लें या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लें तो फिर जो है वो उसका जो चार्ज का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, अब उस पर चार्ज आ जाएगा। फर्स्ट कर लें एक एटम है, उसके पास 3 प्रोटॉन है, 3 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, कैंसल आउट, जीरो, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब 2 नेगेटिव चार्जेस रह गए और 3 पड़े हुए हैं पॉजिटिव, तो अब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर +1 मिलेगा। तो अब एटम जो है वो चार्ज पार्टिकल बन गया। जब एटम पर चार्ज आ जाए तो अब वो एटम नहीं कहलाता, अब वो आयन कहलाता है। एटम वो तब है जब वो न्यूट्रल है, जब उसने इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब वो एटम नहीं रहा, अब वो आयन बन गया है। तो आयन बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको आयोनाइजेशन कहा जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए हम आयोनाइजिंग पावर की बात करें तो कोई भी अल्फा बीटा गैमा में से कोई जो सबसे ज़्यादा एबिलिटी रखता है आयोनाइजेशन करने की, उसको हम कहते हैं ये उसकी आयोनाइजिंग पावर है। तो इनमें सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वो अल्फा की आयोनाइजिंग पावर होती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल ली है, ये सेंटर में न्यूक्लियस और ये एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो अल्फा पार्टिकल अगर थोड़ा दूर से भी गुजर के जाएगा ना तो ये इतना अट्रैक्टिव है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उस एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन के ले आएगा और उसको आयोनाइज कर देगा। अगर दूर से भी गुजर गया तब भी इलेक्ट्रॉन छीन के ले आएगा। अगर इतना दूर से बीटा गुजरे तो शायद उसमें से इलेक्ट्रॉन को ना निकाल के ला सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल दूर से भी गुजर गया तो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा, इतना ये अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा को थोड़ा करीब जाना पड़ेगा, करीब जाके फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और रिपेल करके उसको वहां से आउट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इसके मुकाबले में, अल्फा के मुकाबले में बीटा की जो पावर होती है आयोनाइजिंग पावर वो थोड़ी कम होती है।
बीटा जो अल्फा जो है वो दूर से भी गुजरा तो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, बीटा दूर से गुजरेगा तो शायद न ले जा सके, उसके लिए उसको करीब होना बहुत ज़रूरी है, बहुत करीब से पास करेगा तो फिर जाके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और वहाँ से उसको किक आउट करेगा और इसको एटम से आयन बना देगा, क्योंकि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बन जाता है। तो इसने आयोनाइजिंग कर ली, तो इसकी एबिलिटी ज़्यादा है, ये करीब से गुजरे तब भी आयोनाइज कर सकता है, ये दूर से गुजरे तब भी आयोनाइज कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि करीब से गुजरे। समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको ये बातें, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जी गैमा की, तो गैमा जो है इसकी आप ये कह लीजिए कि जब तक जाके डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करता उस वक्त तक जाके ये इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव नहीं कर सकता। तो सबसे जो लो आयोनाइजिंग पावर होती है वो गैमा की होती है। अल्फा क्यों ज्यादा आयोनाइजिंग पावर रखता है? क्योंकि डबल पॉजिटिवली चार्ज है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, दूर से भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लेके आ सकता है। उसके मुकाबले में बीटा की बात करें, बीटा पे इतना चार्ज नहीं होता, -1 चार्ज है, ये रिपेल करके इसको भेजता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, एटम को आयन में चेंज करता है। गैमा जब तक जाके एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन को जाके एब्जॉर्ब नहीं होता उसके अंदर, तब तक वो वहां से निकल नहीं सकता। इसलिए सबसे हाई आयोनाइजिंग पावर अल्फा की है, उससे कम बीटा की है, और सबसे कम जो है वो आयोनाइजिंग पावर हमारे पास इसकी होती है गैमा की। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो होती ही नहीं है, नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अल्फा पार्टिकल इसकी आयोनाइजिंग पावर हाई है, बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर लो है, और गैमा रेस की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो या तो बहुत कम होती है, अगर होती प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली नो आयोनाइजिंग पावर, प्रैक्टिकली नो आयोनाइजिंग पावर। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपको मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बताए हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इसको थोड़ा डिटेल के साथ लिखना है। मैंने आपको सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया। फिर 2 पॉइंट और रहते हैं जी, एक फोटोग्राफिक इफेक्ट और दूसरा फ्लोरेसेंस इफेक्ट। ये जो अल्फा पार्टिकल हो गए या बीटा पार्टिकल हो गए, ये गैमा, ये तीनों के अंदर ये एबिलिटी है कि फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। इसी इफेक्ट को जो है वो हम फोटोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये इन तीनों के अंदर ये फोटोग्राफिक इफेक्ट पाया जाता है। इसके अलावा जो नीचे है वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट है। फ्लोरेसेंस इफेक्ट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्क्रीन पे जाके टकराए तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो, इसको फ्लोरेसेंस इफेक्ट कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और जो गैमा है, इन तीनों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फ्लोरेसेंस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी इनके सामने कोई फ्लोरेसेंस मटेरियल आएगा, जैसे हमारे पास एक फ्लोरेसेंस मटेरियल की एग्जांपल है जी जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है, और भी बहुत सारे मटेरियल है, मैंने सिर्फ एक का नाम लिखा है यहाँ पे। जब भी कभी इनको अल्फा को, बीटा को, इनको सामना होता है किसी भी फ्लोरेसेंस मटेरियल का, जैसे जिंक सल्फाइड है, तो ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, यानी फ्लोरेसेंस इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने डिस्कस की। इनमें से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ बताया। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया सबसे अहम क्वेश्चन के पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की बहुत कम क्यों होती है, और ये जो आयोनाइजिंग पावर अल्फा की बहुत ज़्यादा क्यों होती है। इस तरह के सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं आपको। अब हम बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है। बच्चों, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से जब रेडिएशन या पार्टिकल्स को एमिट करता है तो उसके न्यूक्लियस में चेंजेस आ जाती हैं। वो एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर तब्दील हो जाता है। इसे हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ये जो एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन हुई है ना, इसी का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, और इसे हम रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। पेपर में आपने इसको लिखना कैसे है वो भी आपको बताता हूँ, साथ मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ज़रा, हेडिंग लगाइए रेडियो एक्टिव डिके की। Whenever any particle or radiation is emitted out of any nucleus of the radioactive element, जब किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में से पार्टिकल या रेडिएशंस एमिट होती हैं, इट काज चेंजेस इन द न्यूक्लियस, उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं। देयरफॉर दिस एलिमेंट चेंजेस इनटू न्यू एलिमेंट, तो ये एलिमेंट एक एलिमेंट से किसी और एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके एंड इट इज आल्सो नाउन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब आप जानते हैं कि 2 तरह के पार्टिकल और एक रेज हैं जो कि न्यूक्लियस में से एमिट होती हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज। उसी के बेस के ऊपर हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव डिके है या जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है उसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें अल्फा डिके, इसमें बीटा डिके और उसमें गैमा डिके है। या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन और गैमा रेज एमिशन। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अल्फा पार्टिकल एमिशन।
अगर कोई न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल को एमिट करके एक न्यूक्लियाई से किसी दूसरे न्यूक्लियाई में तब्दील होता है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डिके या अल्फा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी है, इन अल्फा डिके a parent nuclide is converted into the daughter by emission of alpha particle। एक पेरेंट न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल को एमिट करके अगर डाटा न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डिके, या फिर इसको हम अल्फा पार्टिकल एमिशन भी कहते हैं। ठीक है, अब मेन चीज पर आइए, इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, ये एक जर्नल एक एटम ले लिया हमने, एक्स उसका जो है वो सैंपल है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो इसके न्यूक्लियस में कैसी चेंजेस आएंगी, ये चीज हमने यहां पे ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है, ये बात याद रखिएगा। अब मैंने आपको अभी ये भी समझाया था पिछले बोर्ड पर कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो इसके एटॉमिक नंबर से अल्फा का एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे और इसके मास नंबर से अल्फा का मास नंबर माइनस कर देंगे। तो ये Z था, जब Z में से 2 निकल जाएगा तो Z-2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था Z, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लाइड है। ठीक है, अब इसमें से जब 2 कम हो गए तो नया जो एलिमेंट बना उसका एटॉमिक नंबर है Z-2। ठीक है, तो ये नया एलिमेंट है। अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, ये Z था और ये Z-2 है, तो डेफिनेटली एलिमेंट तो चेंज होगा, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लाइड था और ये हमारा डॉटर न्यूक्लाइड है। क्लियर हुई बात? तो जब सिंपल सी बात है, जब भी इस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया जाएगा, अल्फा का मास नंबर इसके मास नंबर से माइनस कर दिया जाएगा। अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 है, अल्फा का मास नंबर 4 है, तो इसके Z में से 2 माइनस कर दिया आपने और A में से आपने 4 माइनस कर दिया। तो अब क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो ये एलिमेंट भी कोई और बन जाएगा, जिसको हमने Y से लिखा है। यहाँ पर मैंने X नहीं लिखा, Y लिखा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियाई से किसी दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल भी लेते हैं जी। हमारे पास ये एक एलिमेंट है रेडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है और मास नंबर 226 है। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा ना तो इसके एटॉमिक नंबर से अल्फा का एटॉमिक नंबर और इसके मास नंबर से अल्फा का मास नंबर माइनस हो जाएगा। ये देखिए 88 में से अब 2 माइनस करेंगे तो 86 बन जाएगा और 226 में से 4 माइनस करेंगे तो 222 बन जाएगा। अब 86 जो एटॉमिक नंबर है वो रेडोन का है। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट न्यूक्लियाई था वो कौन सा था हमारे पास, रेडियम, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडोन में। तो रेडियम से रेडोन में कन्वर्जन हो गई। तो ये हमारा वो जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये हमारा जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल की इमिशन हुई है। तो अल्फा पार्टिकल की इमिशन करके अगर ये पेरेंट से डॉटर में जाएगा तो इसको हम अल्फा डिके बोलेंगे या अल्फा पार्टिकल इमिशन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं जो बताई हैं वही यहाँ पर लिखी भी हैं। डाटा न्यूक्लियोइड हैज अ न्यूक्लियन नंबर रिड्यूस्ड बाय 4। ये देख सकते हैं इसमें कमी कितनी आई है, 4 की, क्योंकि अल्फा का मास नंबर 4 है। ठीक है ना, एंड चार्ज नंबर रिड्यूस बाय 2। चार्ज नंबर बेसिकली प्रोटॉन की तादाद को भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की तादाद कह लें, ये चार्ज नंबर कह लें। 88 प्रोटॉन थे तो 88 से 86 पर आ गए, 2 कम हो गई, या 88 इसके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव तो अब 86 रह गया, 2 की कमी आई, 2 की डेफिशिएंसी है यहाँ पर। ठीक है ना, अब सवाल ये पता होता है भाई कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फा पार्टिकल को इमिट करेंगे। तो मैंने वो पॉइंट लिखा है, व्हेन द रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज वेरी लो। जिस एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत कम होगी वहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एमिट हो गए। तो ये सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट था अल्फा डिके का या अल्फा पार्टिकल एमिशन का। क्या सीखा आपने भाई, जो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट करके पेरेंट से डॉटर में जाएगा उसको हम जो है वो अल्फा डिके बोलेंगे या अल्फा पार्टिकल एमिशन बोलेंगे। इसमें होता क्या है भाई, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, अल्फा का मास नंबर इसके मास नंबर से माइनस करेंगे। ये एक जनरल इक्वेशन लिख दी, क्योंकि अब एटॉमिक नंबर Z से Z-2 पर चला गया तो इसको अगर आपने X कहा है तो इसको फिर कोई और नाम दे दें, Y का नाम दे दें। नीचे हमने एग्जाम्पल ली, हमारे पास जो है वो रेडियम था, एटॉमिक नंबर 88 था, मास नंबर 226 था। जब इसने अल्फा पार्टिकल को निकाला तो इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, मास नंबर 4 कम हो गया, तो अब ये रेडोन में चेंज हो गया। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला है तो ये क्या है जी, अल्फा डिके है। बस इतना सा काम है।
उसके बाद फिर सेकंड आता है हमारे पास बीटा पार्टिकल एमिशन। अब बीटा पार्टिकल एमिशन में हमारे पास दो टाइप्स हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीटा नेगेटिव को ही डिस्कस किया गया है, लेकिन साथ में हम बीटा पॉजिटिव को भी पढ़ेंगे। सही है, अब इसको जरा ध्यान से सुनना है आपने। बीटा डिके या बीटा पार्टिकल एमिशन क्या होती है? पहली तो बात यह है कि याद रखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं। ठीक है, बीटा नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, अगर बीटा पॉजिटिव है तो उसको पॉजिट्रॉन मानते हैं। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जो मास में भी बराबर होता है, चार्ज में भी बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ये बातें आपको पहले मैं बता भी चुका हूँ। ओके जी, अब इस डिके के अंदर ये होता है कि अगर कोई न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को एमिट करके पेरेंट से डाटर न्यूक्लियाई में जा रहा है तो हम कहेंगे इसने क्या किया, बीटा डिके परफॉर्म किया, या क्या कह लें आप, जो इलेक्ट्रॉन की जो है वो एमिशन की, या बीटा नेगेटिव की इसने क्या की, एमिशन की है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इन बीटा डिके अ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू द डाटर बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मतलब बीटा नेगेटिव की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहां से आ गया? न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो न्यूक्लियस ने कैसे इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया? तो उसका जवाब जरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे पास बीटा डिके है, इसमें यूं होता है कि एक जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन को भी साथ में प्रोड्यूस करता है। जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो साथ में वो एक इलेक्ट्रॉन को भी भेजता है चार्ज को कंजर्व रखने के लिए। ये वो इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, जिसको हम कह रहे हैं जी बीटा पार्टिकल या बीटा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज को कैसे कंजर्व रखना, न्यूट्रॉन पर चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में। अगर सिर्फ प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता तो प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इनिशियली तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था। जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितना भी चार्ज है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वायलेट हो गया ना। तो फिर क्या होता है, उसको वायलेट होने से बचाने के लिए जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी बना देता है। अब इधर राइट हैंड पे आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन, नेट चार्ज क्या है जी, जीरो, कोई चार्ज नहीं है। इधर आपके पास अकेला प्रोटॉन हो तो फिर बैलेंस नहीं है, लेकिन जब प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बन जाता है तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, दोनों एडअप होकर नेट चार्ज जीरो बन जाता है। इसलिए जो एक न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होता है एक पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के पेयर में। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से निकल के आ रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए कि यहां पर जो है वो आपके पास एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है ताकि चार्ज को कंजर्व रखा जा सके। देखिएगा जरा, इन दिस डिके अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। अब उसकी जस्टिफिकेशन भी मैं आपको देता हूँ। देखो हमारे पास ये एक जनरल हमने एक एटम लिया, ठीक है, एक्स उसका सैंबल है, जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर है। जब ये इमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन को तो ये कन्वर्ट हो जाता है Z+1 में, इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, इसलिए ये एटम भी देख सकते हैं अब एक्स से वाई में चेंज हो गया। लेकिन जो मास नंबर है ना वो सेम रहा, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन उसने जो इमिट किया। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर -1 होता है, याद रखना, और उसका मास नंबर 0 होता है। ये बात याद रखनी, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, अब मैं नीचे आपको कार्बन की एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। कार्बन का एक आइसोटोप है C6 और ये 14 इसका मास नंबर है। ये भी एक हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बट ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। ठीक, तो 14 इसका मास नंबर है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस एमिट करेगा तो आप देख सकते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 से 7 पर चला गया। अब एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन थे, अब कितने प्रोटॉन हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए। इसके न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन हो गए, यानी कि एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ है यहाँ पर। लेकिन मास नंबर चेक करो, पहले कितना था 14, अब कितना है 14। कोई पार्टिकल मजीद तो इसमें इंटर हुआ ही नहीं है, क्योंकि जितने पार्टिकल पहले थे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं, उतने ही अब भी हैं। पहले भी 14 थे, अब भी 14 है। तो वो कहाँ गया जो एक अजाफी प्रोटॉन आया यहाँ पर? तो पता चला कि बेसिकली इसके अंदर मौजूद एक जो न्यूट्रॉन था ना वही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। एक न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि देखो अगर बाहर से प्रोटॉन आता ना तो फिर देखो मास नंबर बढ़ जाता। मास नंबर यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल तादाद 14, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल तादाद कितनी है 14 है। लेकिन पहले प्रोटॉन 6 थे, अब प्रोटॉन 7 हो गए हैं।
यानी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से फिर यहाँ से एक न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। मैं फिर बता देता हूँ कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन ब्रेक होके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर में जाता है। न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर वो सिंगल प्रोटॉन में जाता तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाता। उसको वायलेट होने से बचाने के लिए साथ में फिर एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज दिया जाता है तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, एड अप करो टोटल चार्ज जीरो, न्यूक्लियस का उसका न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज जीरो। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं होता। इसलिए जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो साथ में हमें एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकल के आ रहा होता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। ठीक, तो आपने ये चीज़ देख भी ली, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, यानी टोटल पार्टिकल की तादाद में कमी या उसमें इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद चेंज हुई। पहले 6 थे अब 7 हो गए, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। बीटा डिके अकर्स व्हेन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज टू हाई। ये होता कब, किन एलिमेंट के अंदर, जहां पर न्यूट्रॉन की रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहां पर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इस तरह से वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। अब हम आ जाते हैं जी बीटा नेगेटिव या पॉजिट्रॉन बीटा एमिशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीटा एमिशन कह लें इसको पॉजिट्रॉन बीटा एमिशन कह देते हैं। अब जो पॉजिट्रॉन बीटा एमिशन है, ठीक है, वो क्या होती है, इसमें ये होता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। इसमें ये होगा कि आपके पास जो एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये मेरे पास उसका Z एटॉमिक नंबर है, A उसका मास नंबर है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और न्यूक्लियाई में, उसके एटॉमिक नंबर में कमी आती है, डिक्रीज आती है, Z-1 चेंज हो गया। पहले Z था, अब Z-1। इसीलिए अगर ये X है तो इसकी जगह पे आप X नहीं लिखेंगे, Y लिखेंगे, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो ये एक न्यूक्लियाई से किसी और न्यूक्लियाई में चेंज हो गया। लेकिन मास नंबर देखो इसका भी आपके पास सेम आ रहा है, मास नंबर सेम है। ठीक है, साथ में एक पॉजिट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 और मास नंबर होता है उसका 0। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। अब इसमें क्या हुआ जी, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर जो एक प्रोटॉन था ना वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ऊपर क्या था, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा साथ में। ठीक है, और जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो वो पॉजिट्रॉन देगा आपके साथ। ठीक है, एक यहां पर जो प्रोटॉन था वो कम हो गया। देखें, ये पहले इसकी तादाद थी Z, अब कितनी होगी Z-1। एक प्रोटॉन की तादाद इसमें से क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ। देखो, ये भी A है, ये भी A है, टोटल जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तादाद थी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ और सिर्फ उनमें जो एक प्रोटॉन था वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो एक तरफ प्रोटॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो सिर्फ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता तो यहाँ पे फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाता। ठीक है, तो इसका चार्ज तो बराबर नहीं था। फिर क्या हुआ, इसके साथ एक और पार्टिकल बना जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो अब पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज और इधर जो प्रोटॉन है उसका टोटल चार्ज बराबर हो गया। इस वजह से साथ में एक पार्टिकल जो है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं वो बना। ये जो पॉजिट्रॉन है वो बनता है। तो लाइक बीटा नेगेटिव, यानी जो ऊपर वाला था जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, बीटा पॉजिटिव आल्सो नॉट चेंजेस द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर मतलब मास नंबर। A था, अब भी A रहा। यहाँ पर आपने देखा ये फ्लोरीन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, 18 मास था, 18 रहा, कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, इन दिस डिके अ प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन थे, 9 एटॉमिक नंबर था। जब एक प्रोटॉन कम हो गया तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कम होकर 8 हो गया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, और साथ में ये एक पॉजिट्रॉन आ गया। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात समझने वाली है वो ये है कि किस तरह से एक जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और किस तरह से उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं किया, इसी वजह से साथ में पॉजिट्रॉन बना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर इसके ऊपर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या मजीद आप डिटेल चाहते हैं तो मैंने एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो है वो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें योर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है। उसके अंदर इसके ऊपर पूरी डिटेल बताई हुई है कि किस तरह से इसमें कन्वर्जन होती है एक प्रोटॉन की एक न्यूट्रॉन के अंदर या एक न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं।
ओके जी। अब एक और पॉइंट यहाँ पे छोटा सा है कि ये जो बीटा डिके है, बीटा नेगेटिव डिके या बीटा पॉजिटिव डिके, इसके अंदर मोमेंटम को भी कंजर्व करने के लिए एक और पार्टिकल जो कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो भी बनता है, जिसका नाम है जी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। जो हमारे पास बीटा नेगेटिव डिके है, इन बीटा नेगेटिव डिके एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो एंड बीटा पॉजिटिव डिके एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इज आल्सो एमिटेड टू कंजर्व द मोमेंटम। ये पॉइंट रखना चाहें याद तो ठीक है। साथ में अगर आप अपनी बुक पे देखें तो वी बार और वी लिखा हुआ है, वो बेसिकली न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, उन पे चार्ज कुछ नहीं होता। ठीक है, वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए होते हैं। अगर आप उसको लिखना चाहें वेल एंड गुड, नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। इस पॉइंट को मैंने इसलिए लिखा कहीं एमसीक्यूज में या कहीं शार्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए इनका पर्पस क्या है तो वो आपको बता सके। फिर लास्ट में आ जाते हैं जी हमारे पास जी गैमा डिके। ये बहुत आसान है बच्चों। जैसे एक एटम है ना, उसने कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब की, उसके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर ली, वो इस लेवल को छोड़ के इससे बड़े लेवल में चला जाएगा। हम कहते हैं जी ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया। फिर वो ज़्यादा देर वहाँ पे टिकता नहीं है, वापस जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर और वो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फोटोन की सूरत में एनर्जी को एमिट करता है। भाई न्यूक्लियस में भी ऐसा ही होता है। न्यूक्लियस ने जब एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है, उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो भी अपनी जो है वो एनर्जी को एमिट करता है इसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में जाते हुए। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे gamma rays are electromagnetic radiations emitted from the nucleus। ये जो gamma rays होती हैं ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, मगर ये न्यूक्लियस से एमिट होकर आने वाली रेडिएशंस हैं। गैमा डिके अकर्स व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस हैव एक्सेस एनर्जी। जब न्यूक्लियस के पास ज़रा ज़्यादा एनर्जी होती है उस वक्त जो है वो न्यूक्लियस ये रेडिएशन की सूरत में एमिट करता है इस एनर्जी को। ठीक है, when a nucleus changes from an excited energy state to low energy excited state then photon is emitted। जैसे इलेक्ट्रॉन था ना, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वापस बड़ी स्टेट से छोटी स्टेट में आता है या बड़े लेवल से छोटे लेवल में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है। इसी तरह जब न्यूक्लियस ने कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब की हुई होती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो भी एनर्जी जो है वो इमिट करता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से बड़े लेवल से छोटे लेवल में आता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है ना, ओके। सो ये एनर्जी जो है वो यहाँ पर इमिट होती है, जिसको हम गैमा रेज कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो अभी आपको बता देता हूँ जी। ये हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है। ये देखें, एक्स इसका सिंबल है, जेड एटॉमिक नंबर, ए इसका मास नंबर है। स्टार लगाने का मतलब ये है कि भाई ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा जी, रेडिएशन को इमिट करेगा और रेडिएशन को इमिट करने के बाद ये अनस्टेबल से वापस स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर अब स्टार नहीं लगा हुआ, ये अब स्टेबल हो चुका है। लेकिन इस दौरान इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एनर्जी की चेंजेस आती हैं। और साथ में ये देखें गैमा रेस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। एग्जाम्पल में आप कोबाल्ट को ले लेते हैं, 27 इसका एटॉमिक नंबर है, 60 इसका मास नंबर है। ये जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये गैमा रेस को इमिट करने के बाद डी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, 27 ही रहता है, मास नंबर भी चेंज नहीं होता, वो भी 60 ही रहता है। ठीक है बच्चों, ओके। आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, न्यूक्लियस फर्दर गेट स्टेबिलिटी बाय गैमा डिके। जब अल्फा डिके बीटा डिके कर चुका होता है, अगर स्टेबिलिटी नहीं मिली तो फिर वो गैमा रेडिएशन को इमिट करके फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।